जान बचाने वाले खुद जोखिम में हैं। देश भर में 75% से अधिक डॉक्टरों ने कम से कम किसी न किसी प्रकार की हिंसा का सामना किया है। यह जानकारी मिलती है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA के एक अध्ययन से। अध्ययन में कहा गया है कि आपातकालीन सेवाएं प्रदान करते समय डॉक्टरों को अधिकतम हिंसा का सामना करना पड़ा। ऐसी घटनाओं में से 48.8% ICU से या मरीज की सर्जरी के बाद रिपोर्ट की गई। मरीजों के रिश्तेदार और परिचारक अक्सर ऐसे कार्यों के लिए दोषी पाए जाते हैं। हालांकि विशेषज्ञों ने कहा कि यह तो पुराने आंकड़े हैं जो वास्तविक स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं, क्योंकि सभी मामलों की रिपोर्ट नहीं की गई थी। समस्या की गंभीरता कहीं अधिक है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं देश भर में डॉक्टरों व अन्य सहयोगी चिकित्सा कर्मियों पर आए दिन होने वाले हमलों को लेकर। इसी प्रसंग में यहाँ हम बात करेंगे ताज़ा हमलों और रिसर्च के आंकड़ों पर। अंत में हम बात करेंगे इसके निदान पर भी। आप देख रहे हैं YouTube पर फैक्ट फोल्ड चैनल। 10 मई 2023 को केरल के कोल्लम जिले में ड्यूटी के दौरान डॉक्टर वंदना दास की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना से उपजे आक्रोश ने पूरे भारत में मेडिकल कार्यस्थलों पर डॉक्टरों द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा में वृद्धि को सामने ला दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में शारीरिक हिंसा और मौखिक प्रताड़ना की कई घटनाएं हुई है। प्रत्येक एपिसोड में बड़े पैमाने पर लोग कुछ दिनों के लिए इन मुद्दों पर जोश खरोश के साथ बहस करते हैं, लेकिन अगली क्रूर घटना तक उनके शब्द फीके पड़ जाते हैं। डॉक्टर भी विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अंतर ड्यूटी पर लौट आते हैं। इस प्रकार यह मुद्दा काफी हद तक अनसुलझा रहता है। जुलाई 2020 में जर्नल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिसिन में प्रकाशित एक समीक्षा के अनुसार विकासशील देशों में 50% से अधिक डॉक्टरों ने रोगी के नेतृत्व वाले मौखिक और शारीरिक शोषण का सामना किया है। इस तरह की हिंसा विकासशील देशों में बढ़ रही है और विकसित देशों में सबसे कम है। शोध में यह भी पाया गया है कि कार्यस्थल पर होने वाली हिंसा ज्यादातर जूनियर डॉक्टरों और रेजिडेंट्स पर होती है। हालांकि वरिष्ठ स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ घटनाएं कम होती जा रही है। हिंसा अधिक जोखिम वाली स्थितियों में भी होती है, जैसे कि आपातकालीन विंग और गहन देखभाल इकाइयों में या उन विभागों में जहां रोगी मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। 2020 में PLOS1 यानी पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस में प्रकाशित एक पेपर के अनुसार 82.2% मामलों में चिकित्सकों के खिलाफ कार्यस्थल हिंसा के अपराधी परिवार के सदस्य या रोगी के रिश्तेदार हैं। कुछ अपराधी रोगी की स्थिति की चिंताओं पर हिंसक हो जाते हैं, जैसे कि वास्तविक या स्थिति में कथित गिरावट दिए जा रहे उपचार की वजह से है। कुछ अन्य उच्च भुगतान बकाया और लंबे समय तक प्रतीक्षा जैसे मुद्दों के कारण हिंसक हो जाते हैं। इसके लिए डॉक्टर भी जिम्मेदार नहीं है। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि कम अनुभव वाली महिला चिकित्सा पेशेवरों को शारीरिक और मौखिक कार्यस्थल हिंसा या दोनों के होने का जोखिम अधिक होता है। हिंसा का क्या प्रभाव पड़ता है? नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया में 2016 के एक पेपर के अनुसार डॉक्टरों के खिलाफ 75% हिंसा मौखिक है, जिसमें धमकी आदि शामिल है। अधिकांश पीड़ित डॉक्टर ऐसे मामलों को कभी रिपोर्ट नहीं करते। कुछ अपने विभाग के वरिष्ठों को सूचित करते हैं, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि यह सब तो पेशा का हिस्सा है। PLOS1 के अध्ययन में पाया गया कि इस तरह की हिंसा के भुक्तभोगी केवल 25% डॉक्टरों ने पुलिस से शिकायत की और उनमें से केवल 10% का मानना था कि उनकी शिकायत पर पर्याप्त रूप से कार्रवाई हुई। अधिकांश डॉक्टर बिल्कुल रिपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हालांकि मौखिक या शारीरिक हिंसा के शिकार पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। कुछ अध्ययनों में ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिनमें तनाव विकार, चिंता और अवसाद के लक्षण मिले हैं। चिकित्सकों की संख्या और रोगियों के अनुपात में विषमता वाले देश में आयुर्वेद और होम्योपैथी चिकित्सकों सहित डॉक्टर अक्सर वैसे स्थानों को चुनते हैं जहां उनकी सुरक्षा के संसाधन प्रचुरता में उपलब्ध हो। इसके कारण ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हो रही है। PLOS1 के अध्ययन में पाया गया कि हिंसा का अनुभव करने के बाद डॉक्टर आपातकालीन सेवाओं में हिस्सेदारी बंद करना चाहते हैं, रोगियों को जल्द से जल्द अधिक विशेषज्ञ चिकित्सकों के पास भेजना चाहते हैं और लक्षणों की अधिक जांच करना और अधिक परीक्षण निर्धारित करना चाहते हैं, यह कहते हुए कि उनके पास सर्जिकल संसाधन आदि कम है। इससे स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।
स्वास्थ्य कर्मियों को हिंसा का सामना क्यों करना पड़ता है? अक्सर मरीज या उनके रिश्तेदार हिंसा पर यह कहते हुए उतारू हो जाते हैं कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती है। इस खतरे को खत्म करने के लिए हमें जमीनी स्तर से सिस्टम को मजबूत करने के लिए अधिक पैसा खर्च करना चाहिए। इलाज के लिए लंबी प्रतीक्षा अवधि को कम करना, जरूरतमंद लोगों के लिए दवाओं, परीक्षणों और वित्तीय सहायता की उपलब्ध करवाना आदि उनके तनाव को बहुत कम कर सकती है, बजाय इसके कि वे इसके लिए अपने चिकित्सकों को जिम्मेदार ठहराएं। हेल्थ केयर पेशेवरों को अपने संचार कौशल पर काम करने और सावधानी पूर्वक डॉक्यूमेंटेशन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। साथ ही उनके प्रति कार्यस्थल पर होने वाली हिंसा को कम करने के उपाय बहुआयामी होने चाहिए और संस्थागत और नीतिगत उपायों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रिश्तेदारों को चिकित्सा परिसर में हथियार ले जाने से रोकने के लिए अस्पताल के प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे और मेटल डिटेक्टर लगाने जैसे संस्थागत उपाय व्यावहारिक है, लेकिन यह सब पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उच्च भावनात्मक संकट के समय रोगियों और रिश्तेदारों की मदद करने के लिए परामर्शदाता उपलब्ध हों, उन लोगों के साथ उनके लहजे में बातचीत कर सकें। यह प्रयास रोगी की स्थिति और उपचार के संबंध में किसी भी गलत धारणा को समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक मजबूत सुरक्षा प्रणाली और एक मरीज के बिस्तर के पास कुछ रिश्तेदारों से अधिक की अनुमति नहीं देना भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे कानून को पुख्ता बनाए रखने और लागू करने की दिशा में कारगर होगा। अपराधियों पर कार्रवाई में सहूलियत होगी। उल्लेखनीय है कि डॉक्टरों द्वारा ऐसे सुरक्षात्मक कानून की मांग के बावजूद आज तक ऐसे प्रावधान नहीं किए गए हैं। क्या कोई कानून काम करेगा? भारत की तरह चीन ने डॉक्टरोगी संबंधों को इस स्तर तक अंजाम दिया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। जर्नल ऑफ मेडिकल इंटरनेट रिसर्च में प्रकाशित 1 फरवरी 2016 के अध्ययन में बताया गया है कि चीनी सरकार द्वारा उनकी स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने, अवैध चिकित्सा गतिविधियों को दंडित करने और कुछ स्वास्थ्य स्थितियों के पारदर्शी चिकित्सा जोखिम मूल्यांकन प्रदान करने के लिए शुरू की गई कई नीतियां आंशिक रूप से सार्वजनिक विश्वास में सुधार करने में सक्षम थी। यह रिसर्च एक संकेत है कि हम एक समान कानून की उम्मीद कर सकते हैं और भारत में ऐसी नीतियों से भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में भी भारतीयों का विश्वास बढ़ेगा। डॉक्टर क्रिस्टिनेज रत्ना किरुबा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर में सामान्य चिकित्सा में MD कर रही है। यह वीडियो प्रेजेंटेशन द हिंदू अखबार में छपे अंडरस्टैंडिंग द वायलेंस फेस्ड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन इंडिया आलेख का हिंदी रूपांतरण है। हम इन सबके आभारी हैं।